ये है आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स। इसमें आपका क्या है, सिर्फ आपको जो खरीफ में फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ की फसलें आपको पढ़नी हैं। इसमें खरीफ की फसलों में आपको एक तो सीरियल क्रॉप्स होगी, दलहनी क्रॉप्स हैं, तिलहनी क्रॉप्स हैं, और रेशे वाली फसल हैं और चारे वाली फसलें हैं। ये आपको सभी फसलें पढ़नी हैं। तो आपका जो है जो सीरियल क्रॉप्स हैं, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें में आपका धान है, मक्का है, ज्वार है और बाजरा है। ये 4 फसलें आपकी सीरियल क्रॉप में हैं, जो अनाज वाली फसलें हैं। और जो छोटे दाने वाली है फसलें, उनमें आपकी एक है मंडुआ या रागी। उसी को मंडुआ बोलते हैं, उसी को रागी बोलते हैं। दलहनी फसलों में सोयाबीन है, अरहर है, मूंग है, उड़द है और ग्वार। तिलहनी फसलों में आपकी सिर्फ एक फसल है, मूंगफली। तिलहनी में मूंगफली है। रेशे वाली फसलों में कपास है और जूट है। चारे वाली फसलों में ज्वार, नेपियर, लोबिया ये हैं। और हरी खाद की फसल है नहीं, लेकिन हमने हरी खाद की फसल उद्दीपक फसलों में इसलिए निशान लगाया कि उसमें से शॉर्ट नोट आते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बता दें कि फसल लिखते कैसे हैं। जो फसल, वैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे आ गया कि धान की खेती का सविस्तार वर्णन करो, या मान लो उन्होंने लिख दिया कि धान की फसल का निम्न बिंदुओं पर वर्णन करो। यही 2 पॉइंट आते हैं, या तो वो पूरा कहेंगे या वो कुछ मेन पॉइंट दे देते कि इन पॉइंटों पे लिखो। तो जो मेन जो पॉइंट हैं वो आप नोट कर लो, क्योंकि बच्चे लिखना तो जानते हैं लेकिन पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं, जिससे क्या है नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए जो फसल के जो मेन पॉइंट हैं, हमें कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना हो, कैसे कैसे जाना है, मेन चीज़ वो होती है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि बुवाई कर दी, बुवाई करने के बाद कटाई कर लो, कटाई करने के बाद सिंचाई करो, सिंचाई करने के बाद फिर उसकी गुड़ाई करो। उसका एक तरीका होता है ना, तो उसी हमें आपको उसी क्रम में लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मान लो जैसे धान की फसल आ गई, कि धान की फसल पे आपको लिखना है, तो सबसे पहले हम ऊपर उसका बॉटनिकल नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? धान का बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम क्या है इसका? ओराइया सेटाइवा। तो ये अपन ने लिख दिया ऊपर इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम के बाद फिर उसकी आती है उत्पत्ति, ऑरिजिन। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इंडोनेशिया कहता है, कोई इंडिया कहता है, कोई कहीं कहता है, लेकिन इसकी असली जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन उत्पत्ति जो है वो अपन को ये देना है कि जहाँ भी इसकी उत्पत्ति है वो 2 लाइन में उसकी उत्पत्ति बतानी है। रामायण नहीं लिखनी है बड़ी, सिर्फ 2 लाइन में इसकी उत्पत्ति लिखना है। फिर इसका आता है भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण का मतलब होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब भौगोलिक वितरण का मतलब ये कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है, किन किन देशों में, किन किन राज्यों में है। ये क्या इसका ये होता है, इसका मतलब है भौगोलिक वितरण, कि जो धान की खेती है किन राज्यों में हो रही है, किन कंट्रियों में हो रही है, या उसमें सिर्फ ये देना है। फिर आता है हमारा आर्थिक उपयोग, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जो हमारी धान की फसल, हम धान की फसल पर लिख रहे हैं, तो धान की फसल का आर्थिक उपयोग क्या है, आर्ट्स के रूप में, मनुष्य के रूप में और फैक्ट्रियों में, मतलब जो भी इसका उपयोग है, जहाँ इसका उपयोग हो रहा है वो हमें बताना है कि इसका हमारा उपयोग कहाँ कहाँ है।
फिर इसके बाद आ जाता है मृदा एवं जलवायु, कि धान की फसल के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए और कौन सी जलवायु में धान होती है। ठीक है ना, मृदा एवं जलवायु, कैसी मिट्टी चाहिए और कैसी वो चाहिए। एक पॉइंट इसमें भूल गए हम। फिर आता है आप बीज की मात्रा, बीज सीड रेट, कि अगर हमें धान लगानी है तो हमें 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हमेशा प्रति हेक्टेयर में ही बीज दर निकाली जाती है। जैसे ये धान है, यदि धान की हम सीधी बुवाई करते हैं तो हमें 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए, और यदि हम क्यारियों में धान की बुवाई करते हैं और फिर रोपाई करते हैं तो हमें 70 से 80 किलोग्राम धान प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए बीज। भाई कहीं कहीं क्या होता है कि सीधे बुवाई कर देते हैं धान की, खेत में ही रोपाई नहीं होती है, तो उस स्थिति में 100 से 120 किलोग्राम लगेगी। यदि हम रोपाई विधि से कर रहे हैं तो हमें 70 से 80 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होगी। फिर आता है उन्नतशील जातियाँ, कि उन्नतशील जातियों का मतलब ये कौन कौन सी वैरायटी हैं। सुगंधित जातियाँ हैं, और इसमें आपको सभी देना है वैरायटी, उन्नतशील वैरायटी में आ जाए, जैसे लेट वैरायटी भी बतानी है, अर्ली वैरायटी भी बतानी है, सुगंधित भी बतानी है, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा हो रहा है वो भी बताना है। तो इनकी 2-2, 4-4 वैरायटी लिखनी है। ठीक है ना, ठीक है। फिर आता है बुवाई का समय, कि धान को किस समय बोया जाता है, टाइम ऑफ सीडलिंग, धान की कब बुवाई की जाती है। फिर आता है अगर धान की फसल है तो उसमें क्या होगा, रोपाई का समय होगा, तो हमें धान को किस समय रोपना है, हमारे पौधों का साइज़ भी हमें देखना है, कि बुवाई के कितने दिन बाद हम धान की रोपाई करने लगते हैं, ये सब चीज़ें इसमें देना है। फिर आता है रोपाई की विधियाँ, जो हम धान की रोपाई करते हैं वो किन किन विधियों से कर सकते हैं, इसकी भी विधियाँ हैं। जैसे डोपोग मेथड है, और कौन सा है, 3-4 मेथड है। एक मिनट, डोपोग इसकी देखो बुद्धियाँ हैं। एक तो आपकी पौध विधि है, पौध को फाड़ के लगाना। एक होता है डोपोग मेथड, ये अपने यहाँ नहीं है, ये विदेशों में इसका प्रचलन, डोपोग मेथड का विदेशों में इसका प्रचलन ज़्यादा है। फिर आती है खेत में सीधी बुवाई, डायरेक्ट बुवाई कर सकते हैं। डायरेक्ट बुवाई में भी 2 प्रकार की बुवाई होती हैं, एक तो लाइन में बुवाई, लाइन का मतलब पूर्ण में, और एक होता है छिटकुआं विधि। इन दोनों विधि से बुवाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है खाद एवं उर्वरक की मात्रा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमें कितनी खाद की आवश्यकता पड़ती है और कितनी उर्वरक की। लगभग थोड़ा बहुत अंतर फसलों में आता है, और करीब करीब वही मात्रा अधिकांशतः चलती है। जैसे हमारा ये है अपना धान में हम दे रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यही 3 देते हैं। और कभी कभी अगर मिट्टी में सल्फ़र की कमी तो हमें सल्फ़र भी देना पड़ता है, लेकिन मेन हमारी जो मेन इसेंशियल फर्टिलाइज़र हैं वो हमारे यही हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास।
तो जो नाइट्रोजन है, जो हमारी ड्वार्फ वैरायटी हैं, बौनी किस्में, उनमें हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं, और देसी किस्में हैं उनमें 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चलता है बेटा, प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। फास्फोरस है, बौनी जातियों में, ड्वार्फ वैरायटियों में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और देसी वैरायटियों में 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास की मात्रा 50 किलोग्राम ड्वार्फ वैरायटियों में, बौनी जातियों में, और 30 किलोग्राम देसी जातियों में। और रही मैन्योर की बात, मैन्योर का मतलब होता है FYM, खाद, मैन्योर। FYM का मतलब समझते हो? FYM लिख लो बेटा, हैं? FYM इसका मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब है जो हमारी गौशाला है या डेयरी है, तो उसमें जो बिछावन डला है, मल है, मूत्र है, वो सब इकट्ठा करके गड्ढे में डालते हैं, उसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। इसी को हम गोबर की खाद भी कहते हैं। लेकिन फार्म यार्ड मैन्योर इसलिए कहते हैं कि उसमें जो बिछावन है, मूत्र है और गोबर है, वो सब गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। तो ये हो गई हमारी फार्म यार्ड मैन्योर। याद रखना क्योंकि आता है फार्म यार्ड मैन्योर, अगर लिख के आए तो कम से कम लिख तो क्या है फार्म यार्ड मैन्योर। इसको बेटा वही है फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब जो अपने डेयरी है, डेयरी में मल निकलता है जानवरों का, मूत्र निकलता है, और बिछावन में से भूसा वूसा या कुछ डला है तो वो भी सब इकट्ठा होता है। जब सब इकट्ठा हो गया हमारा कहाँ आएगा? गड्ढे में जाता है। तो इसे फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद, इसी को गोबर की खाद कहते हैं, ठीक है ना, फार्म यार्ड मैन्योर। फिर ये खाद एवं उर्वरक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका निराई एवं गुड़ाई, ठीक, निराई एवं गुड़ाई। कल्चर एक्टिविटीज़, निराई एवं गुड़ाई। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खरपतवारों को निराई गुड़ाई, जैसे आपकी मूंगफली है, खरीफ की है, मूंगफली में क्या अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो उसकी जो है मूंगफली पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर हम गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी मुलायम हो जाती है, जो उसके क्या कहते हैं, नोट निकलते हैं मूंगफली के, वो आसानी से मिट्टी में चले जाते हैं। इसलिए निकाई गुड़ाई करने से दो फायदे हो जाते हैं। एक तो फसल की खरपतवार नष्ट हो जाती है, कीड़े मकोड़ों से राहत मिलती है, और तीसरा खेत की मिट्टी मुलायम और भुरभुरी होती है। फिर आपका आता है सिंचाई। कि सिंचाई हमें कब और कितने दिन में देनी चाहिए। भाई ये तो खरीफ की फसल है तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती नहीं, इसमें सीधा लिखेंगे खरीफ की फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यदि किन्हीं कारणों ज़रूरत पड़ती है तो एक आध तो सिंचाई करते हैं, क्योंकि खरीफ की फसलों में, क्योंकि बरसात की फसलें हैं, इनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो एक आध सिंचाई करते हैं, ठीक है ना। रबी की फसलों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, इनमें नहीं होती है। फिर आपका आ जाता है खरपतवार एवं उनका नियंत्रण, ठीक, खरपतवार एवं उनका नियंत्रण है।
कि बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा कितने भिन्न भिन्न प्रकार के खरपतवार उत्पन्न होते हैं। तो इनको कैसे ख़त्म किया जाए, इनको कैसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता खरपतवार, सिर्फ हम उनका कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसकी 3 विधियां हैं। एक है आपकी केमिकल, दूसरी है आपकी फिजिकल और तीसरी है बायोलॉजिकल। 3 विधियां हैं। जो आपकी केमिकल विधियां हैं, केमिकल विधियों में हम खरपतवार नाशियों को खेत में डाल के खरपतवारों को नष्ट करते हैं। फिर हमारी आ जाती है फिजिकल मेथड, फिजिकल विधियाँ, भौतिक विधियाँ। भौतिक विधियों में क्या होता है, निराई गुड़ाई के द्वारा। भौतिक का मतलब वही हुआ ना फिजिकल, फिजिकल का मतलब हम फिजिकल वर्क करेंगे, तो फिजिकल से होता है कि निराई गुड़ाई से हम खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तीसरा होता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजी का मतलब इसमें क्या आएंगे, चिड़ियाँ हैं, बतखें हैं। अब जैसे धान की खेती में है, धान की खेती में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत में बतख, मछली, चिड़ियाँ, ये सब उनका खरपतवार कम करती हैं, तो उनका हमें उनकी देख रेख करनी पड़ती है। तो ये हमारी खरपतवार नियंत्रण की कितनी होगी, 3 विधियाँ हो गई। फिर आता है कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण भी हमारा 2 प्रकार से होता है, एक होता है केमिकल, दूसरा बायोलॉजिकल। केमिकल मेथड से आप केमिकल डाल के ख़त्म करेंगे और बायोलॉजिकल मेथड से पक्षियों द्वारा। और केमिकल मेथड से तो कुछ पौधों में नुकसान होता है, लेकिन इसका असर जल्दी हो जाता है कीटों पर। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड में समय लगता है, समय भी लगता है और किसान को थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर आता है रोग नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोग नियंत्रण, कि पौधों में, फसलों में जो रोग बीमारियां लगती हैं उनका नियंत्रण हमें कैसे करना है, किस दवा का प्रयोग करना है, कब करना है, कितने समय करना है, उस पर कैसे कंट्रोल पाएँ, ये सब चीज़ें ये आता है आपका रोग नियंत्रण में। इसके बाद आएगा आपकी कटाई। रोग नियंत्रण हो गया, अब इसके बाद अब हमारी फसल कटाई पे आ गई, पक गई, तो अब हमारी फसल की कटाई होगी। तो कटाई का समय देखना ही, कटाई हमें कब करनी चाहिए। कटाई करने का सही तरीका होता है, इस सीज़न में तो नमी ज़्यादा रहती है ना, तो कटाई का समय देखना कि हमें फसल बोई कब थी और हमारी कब कटनी है। तो वो हमें समय देना कि हमारी फसल अक्टूबर में कट रही है कि नवंबर में कट रही है कि सितंबर में कट रही है, ठीक। फिर इसके बाद आ जाती है मड़ाई। मड़ाई कैसे करेंगे, जब फसल कटने के बाद सूख जाएगी तब उसकी हम थ्रेशरिंग करेंगे, मड़ाई करेंगे। और मड़ाई करने के बाद हमें क्या करना है, फिर उसका उत्पादन देखना कि हमारी कितनी पैदावार हुई, ठीक है। ये तो हो गया आपकी अनाज वाली फसलों में, ठीक है। यही कंडीशन रहेगी आपकी दलहनी फसलों में, ठीक है। ये जो हमारी चारे वाली फसलें होती हैं, जैसे जिसे हम चारे के लिए उगाते हैं, उनमें हमारी मड़ाई और उत्पादन, मड़ाई नहीं होती है, ठीक। जो चारे के लिए प्रयोग करते हैं उनकी मड़ाई नहीं होती, क्योंकि हरा काटा, हरे का उत्पादन देखते हैं कि हरा चारा कितने कुंटल हुआ, वही देखते हैं। तो ये आप पॉइंट नोट कर लो, मेन है। कैसा बेटा, कब पहले लिखवाए थे, सब लिखे हैं उसी क्रम में। कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। इकोनॉमी है तो कुल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, न गुणसूत्र देना है, न अंकुरण देखना है, न तना देना है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये दे सकते हैं, ये इनका जो है
ये अपना क्या हो गया, इम्पोर्टेंस हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्या था? नहीं, ये कुछ नहीं देना है। ये बॉटनी थोड़ी है, एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी खाली बॉटनिकल नेम देना उतनी पर्याप्त है बस, उसके आगे कुछ नहीं। इसमें तो ये जो पूछा जाए वो देना है। बॉटनी और जूलॉजी की बात अलग होती है, अगर उसने मेढक का पूछा तो मेढक का पूरा बायोडेटा देना पड़ता है, इसमें नहीं है। इसमें यदि धान की फसल पूछिए तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका बॉटनिकल नेम दे दो और बाकी उसकी फसल का डिटेल शुरू करो, ठीक है ना। यूट्यूब से लिखे तो हैं लेकिन पूरे पॉइंट नहीं आ रहे इसमें, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों पे आपको या तो सभी पॉइंट कभी नहीं पूछे जाते हैं, बीच के पॉइंट उठा के दे दिए जाते हैं कि इन पॉइंटों पे दो। अब क्योंकि 2 घंटे का पेपर अगर पूरा लिखाने के लिए बैठेंगे तो 1 घंटा तो इसी में लगेगा और बाकी क्वेश्चन कब होंगे, इसलिए कुछ ही पॉइंट इनके दिए जाते हैं। तो इसका खरीफ क्रॉप है, तो इसका लिखने का तरीका जो है, इसका नंबर 1 में आता है अपना वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, बोटेनी, BOTANBOTANICA, बोटेनिकल नेम। दूसरे पे आती है उसकी उत्पत्ति, ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। नंबर 3 में आएगा आपका भौगोलिक वितरण। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक उपयोग। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस। फिर आ जाएगा मृदा एवं जलवायु। सॉइल एंड क्लाइमेट। फिर आ जाएगा बीज की मात्रा। बीज की मात्रा, सीड रेट। उन्नतशील प्रजातियां। उन्नतशील
प्रजातियाँ प्रोग्रेसिव PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव स्पीसीज SPECIES स्पीसीज। 8वें में है बुवाई का समय। टाइम ऑफ सोइंग। में है बुवाई का समय। रोपाई का समय। टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। फिर रोपाई की विधियाँ। टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। फिर आता है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फिर आता है निराई एवं गुड़ाई। फिर आता है सिंचाई। इरिगेशन। फिर आता है खरपतवार नियंत्रण। वीट कंट्रोल। नंबर 1 ए। वीट कंट्रोल की कितनी विधियाँ हैं? केमिकल,
केमिकल मेथड। नंबर 2 कौन सी है? फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल मेथड। नंबर 3 कौन सा है? बायोलॉजिकल मेथड्स। मेथड ये हो गया आपका खरपतवार नियंत्रण। इस तरह मिटा दें, हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 15 नंबर पॉइंट में आ जाएगा कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल में भी क्या है, इसकी भी 2 विधियां हैं। एक कौन सी है? केमिकल मेथड, और दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा खरपतवार हो गया, कीट हो गया, अब क्या बचा? रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल। इसके बाद हमारा डिजीज कंट्रोल के बाद फिर आई हमारी कटाई। हार्वेस्टिंग। कटाई के बाद फिर आई हमारी मड़ाई। मड़ाई का मतलब थ्रेशरिंग। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा उत्पादन। मतलब ईल्ड, YIELD, ईल्ड प्रति हेक्टेयर। ठीक, ईल्ड हमेशा प्रति हेक्टेयर में ली जाती है। अब ये पॉइंट आपको दिए हैं, इन पॉइंटों को कायदे से पढ़ लो। किताब तो होगी नहीं आप लोगों के पास, सीरीज हैं। सीरीज में देखो तुम्हारी कौन कौन से फसलें मिल रही हैं। जो मैंने फसलें बताई वो फसलें नोट कर लो। जो जो फसलें नहीं मिल रही हैं उनके बारे में यहाँ से आपको दिया जाएगा। अन्न वाली फसलें लिखो, अन्न वाली फसलें, सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपके सिलेबस में 4 क्रॉप्स हैं। ये कौन सी हैं? सीरियल। फिर हैं
छोटे या मोटे दाने वाली, जिन्हें मिलेट क्रॉप कहते हैं। इसमें एक फसल है मंडुआ या रागी। मंडुआ या रागी। दलहनी फसलें आपकी सोयाबीन है, अरहर है, मूंग है, उड़द है और ग्वार है। सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, ग्वार। सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द और ग्वार। फिर आपकी तिलहनी फसलें हैं, ऑयल सीड्स क्रॉप्स। इसमें आपकी एक ही फसल है मूंगफली। रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलों में आपके पास दो क्रॉप्स आएंगी, कपास और जूट। फिर है आपकी चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलों में लिख लीजिए ज्वार, नेपियर, लोबिया। ज्वार, नेपियर, लोबिया, ये 3 घासें आपकी चारे में हैं। ठीक है ना। अब जैसे ज्वार यहाँ भी है और ज्वार दाने में भी है, ठीक है। तो है फसल में सब वही है, चारे की वैरायटी थोड़ी डिफरेंस हो जाएंगी और इसकी जो हम मड़ाई करते हैं वो मड़ाई नहीं होगी। लेकिन निकाई, गुड़ाई, कीट नियंत्रण और डिजीज़ तो सब में वो सब अपना पूरा वैसा ही रहेगा अपना। ठीक है। अब देख लो, इसके बाद कल आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और लिखवाए जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह। ठीक है।